Good morning students. Welcome to Vartman Public School. Today I am presenting here class 12 music. Students, आपको म्यूजिक में काफ़ी चीज़ें बताई गई जिनमें से परिभाषाएं थी रागे, ताले, रागों का समय सिद्धांत तथा दो महान व्यक्तियों का जीवन परिचय। तो ये आपको अभी तक बताया गया। उम्मीद है कि आपने जितने भी वीडियो आपको भेजे गए हैं देखा होगा। यदि नहीं देखा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए ताकि आपको पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आए। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र और हमारा क्लासिकल में इसको बोलेंगे वाद्याध्याय। आपके पाठ्यक्रम में 3 अध्याय हैं। पहला रागाध्याय जिसमें रागों का परिचय तथा रागों का विस्तार किया गया है। दूसरा वाद्याध्याय जिसमें वाद्यों का परिचय तथा वाद्यों का विस्तार किया गया है। तीसरा ताला अध्याय जिसमें तालों का परिचय तथा तालों का विस्तार किया गया है। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपके वाद्याध्याय को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में हमारे 4 प्रकार के वाद्य माने गए हैं। 4 प्रकार के वाद्य जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में दिया हुआ है। पहला है हमारा तत्वाद्य, दूसरा है सुषिर वाद्य, तीसरा है अवनद्य वाद्य और चौथा है घन वाद्य। इस तरीके से वाद्यों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब 4 भागों में डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा हर एक वाद्य एक श्रेणी में नहीं रह सकता या हर एक वाद्य को एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कैसे? इस प्रकार से, जैसे कि कुछ तार के वाद्य होते हैं, कुछ चमड़े के वाद्य होते हैं, कुछ हवा से बजने वाले वाद्य होते हैं। इस प्रकार के जैसे वाद्य जो होते हैं उनको हम एक ही श्रेणी में नहीं रख सकते। अगर हम एक ही श्रेणी में रखेंगे तो उन वाद्यों का कोई महत्व नहीं होगा। तो इसलिए हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में वाद्यों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तत्वाद्य। तत्वाद्य क्या है? तत्वाद्य वो होता है बच्चों जो तार से बना होता है। तार से बना जो वाद्य होता है उसे हम तत्वाद्य कहते हैं। मतलब आपके जितने भी तार से बने वाद्य होंगे, जैसे सितार, तानपुरा, गिटार, सारंगी, वायलिन, इस तरीके के जो वाद्य होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? तत्वाद्य, यानी कि तार से बने हुए वाद्य। दूसरा है हमारा सुषिर वाद्य। अब सुषिर वाद्य क्या होता है? सुषिर यानी कि जो हम फूंक के बजाते हैं, जो हम हवा द्वारा बजाते हैं। तो जो हवा द्वारा यंत्र बजते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सुषिर वाद्य, यानी हवा द्वारा बजाया गया वाद्य सुषिर वाद्य कहलाता है। अब सुषिर वाद्य की श्रेणी में कौन कौन से वाद्य आते हैं? पहला हमारा शंख हो गया, हारमोनियम हो गया, बांसुरी हो गया, और जो पहले पुराने जमाने में जिसे हम कहते थे बहुत लंबा सा होता था, बीन भी कह सकते हैं। बीन भी हमारी फूंक के बजाई जा सकती है, यानी कि जो फूंक के जो वाद्य बजता है या हवा द्वारा जो वाद्य बजता है उसे हम सुषिर वाद्य कहते हैं।
अब हमारा तीसरा आया अवनद्य वाद्य। अवनद्य वाद्य क्या होता है बच्चों? अवनद्य वाद्य की श्रेणी में चमड़े से बने हुए सारे वाद्य आते हैं। चमड़े से बने हुए वाद्यों का मतलब जैसे तबला, ढोलक, नगाड़ा, पखावज या ड्रम। इस तरीके के जो वाद्य होते हैं वो हमारा किसमें आएगा? अवनद्य वाद्य में। अवनद्य वाद्य में इसलिए आएगा क्योंकि ये चमड़े से बना हुआ वाद्य है जो हमारा ताल देने के काम में आता है। फिर चौथा है हमारा घन वाद्य। घन वाद्य क्या है? घन वाद्य बच्चों जो एक समूह में बजता है, मतलब जो एक एक करके नहीं बजता। तबला हम अकेले बजा सकते हैं, सितार हम अकेले बजा सकते हैं, तानपुरा हम अकेले बजा सकते हैं, गिटार हम अकेले बजा सकते हैं या अन्य वाद्य हम अकेले बजा सकते हैं। बट घन वाद्य में वो वाद्य आते हैं जो वाद्य अकेले नहीं बजता। जैसे घुंघरू ले लीजिए या जल तरंग ले लीजिए या करताल ले लीजिए या झांझ वगैरह ले लीजिए। इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो हमारा घन वाद्य में आता है, मतलब वो एक समूह में आता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? घन वाद्य। यानी ये अकेला नहीं बजता, इसके साथ और भी बहुत ढेर सारी आवाजें आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा ये 4 वाद्य जो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किए जाते हैं। शुरू से लेके अब तक में देख लीजिए, चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक हो, चाहे वो मॉडर्न म्यूजिक हो, आधुनिक काल का हो, तो उसमें सब में ये वाद्य प्रयोग किए जाते हैं। यदि वाद्यों का प्रयोग गायन में नहीं होगा तो जो गायन होगा हमारा वो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगेगा या वो संपूर्ण नहीं कहलाएगा। एक संपूर्ण संगीत तभी कहलाता है जब उसमें वाद्यों का प्रयोग होता है। यदि केवल हम गाएंगे और कुछ बजेगा नहीं तो वो संपूर्ण नहीं कहलाता, वो केवल गायन ही होता है। तो जो हमारे वाद्य होते हैं वो हमारे गायन में और नृत्य में दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि ये चारों वाद्य हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए बच्चों, इन्हीं वाद्य में से आपका ये पहला तत्व वाद्य यानी कि जो तार से बना वाद्य होता है उसे हम देखेंगे। उसमें से हम एक वाद्य देखेंगे जिसका नाम है तानपुरा। तानपुरा आपके शास्त्रीय संगीत में बड़ा ही उपयोगी होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस तानपुरे में हमने तानपुरा बना दिया। हाँ, पता है मुझे कि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट आपको समझाने के लिए एनफ है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम क्या क्या बता रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर का एक क्वेश्चन जरूर रहता है इंस्ट्रूमेंट के लिए। यदि वो इंस्ट्रूमेंट के लिए वो क्वेश्चन नहीं रहेगा तो आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन कट जाता है। तो आपको ये याद करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखिए, तानपुरा हमारा तार से बना वाद्य है। तानपुरे में हमारा कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। अब 4 तार पे गायन तो संभव नहीं है। सोच रहे होंगे कि इसको बजाते कैसे हैं जब 4 तार होते हैं केवल इसमें। तो इसको बजाया नहीं, इसको संगीत में स्वर देने के लिए प्रयोग किया जाता है कि जब गायक अपना क्लासिकल संगीत का प्रदर्शन करता है, जब अपने शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन करता है, तो तानपुरे में स्वर दिए जाते हैं। सा, प, सा, ये 3 स्वर तानपुरे में लगाए जाते हैं राग के अनुसार। किसके अनुसार? राग के अनुसार ये सा, प, सा तानपुरे में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों इसीलिए इसमें सिर्फ 4 तार
होते हैं। इससे कोई सरगम नहीं निकलेगी, इससे कोई गीत नहीं निकलेगा, लेकिन आपका ये शास्त्रीय संगीत में स्वर देने के काम में आता है। अब तानपुरे में 4 तार होते हैं, सितार में 7 तार होते हैं। तानपुरे में सिर्फ 4 तार होते हैं और सितार में हमारे 7 तार होते हैं। सारंगी में हमारे 29 तार होते हैं, यानी 29 तार होते हैं और संतूर में हमारे 100 तार होते हैं, यानी कि 100 तार। तो इन चीजों को याद रखिएगा बच्चों, ज्यादातर एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि किन किन वाद्यों में कितने कितने तार होते हैं। तो चलिए देखें, तत्वाद्य में तानपुरा। तानपुरा हमारा शास्त्रीय संगीत का इंस्ट्रूमेंट है। इसे हम स्वर देने के लिए प्रयोग करते हैं और इसे हम रागों के हिसाब से मिला सकते हैं। जैसे जिस राग में पा वर्जित होता है, माँ का प्रयोग होता है, उसे हम सा मा सा से मिला सकते हैं, और जिन रागों में माँ भी प्रयोग होता है और पा भी होता है, तो उन रागों में हम पा से मिला सकते हैं, यानी कि सा मा सा और सा पा सा। तो जब ये स्वर लगते हैं और बजते रहते हैं, तो जो गायक होता है, जो गाता रहता है, वो क्या करता है, वो स्वरों से भटकता नहीं है। वो कभी भी स्वरों से नहीं भटकता। वो हमेशा, अगर वो इधर उधर होता भी है ऊंचा नीचा स्वर से, तो वो तुरंत सुर को सुन के, सापा को सुन के वो अपने ही लय में आ जाता है और अपने गाने को पूर्ण करता है। तानपुरे का उल्लेख प्राचीन काल से ले सकते हैं। पंडित अहोबल ने अपने संगीत पारिजात में लिखा है तानपुरे के लिए कि इसकी उत्पत्ति जो है महर्षि नारद से मानी गई है। तानपुरे को तंबूरा भी कहते हैं, क्योंकि जो तंबूरा था वो छोटे साइज का होता था, तारों से वो बजाया करते थे। तो उसकी उत्पत्ति, तानपुरे की उत्पत्ति तंबूरा से मानी गई है। आगे देखिए, तंबूरे का जो ये पार्ट है, ये हमारा, इसको बच्चों, ये होता है हमारा तानपुरे में। सबसे पहले इसको जो गोल भाग होता है, नीचे की साइड हल्का सा खोखला, ये पूरा अंदर से खोखला होता है और बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, इसे हम कद्दू भी कह सकते हैं, कद्दू भी इसे कहते हैं। तो इसका नाम है तुम्बा। तुम्बा, तुम्बा के ऊपर ये जो पतली सी लकड़ी लगी होती है, ये वो आपकी तबली कहलाती है। क्या कहलाएगी? तबली। तबली, क्योंकि ये खोखला होता है, इसके ऊपर जो कवर होता है उसे तबली ही बोलते हैं, और वो चिकना होता है, उसके ऊपर से सारे तार वगैरह जाते हैं। ये आपकी खूंटी है। खूंटी, खूंटी का क्या काम होता है? खूंटी का काम होता है कि तार को कसना, यानी कि ये स्वरों को मिलाने के काम में आती है। खूंटी जो होती है वो स्वरों को मिलाने के काम में आती है। ये है तार। इसमें पहला तार पीतल का होता है, जो पुरुष और महिलाओं के तानपुरे में काफी अंतर होता है। महिला के पहले तार में वो लोहे का ही होता है, लेकिन पुरुष के तानपुरे में वो पहला तार पीतल का होता है। थोड़ा सा मोटा भी होता है ताकि वो तार को स्वरों से मिलाया जा सके। उसके बाद ये है तार गहन। तार गहन इसलिए क्योंकि इसमें तार गहन का मतलब होता है कि तारों को गूंथना, तारों को संजोना, यानी कि जो तार को संभालता है, जिसके अंदर से तार, जिनके छिद्रों से तार होके जाता है, उसे हम तार गहन कहते हैं।
तार गहन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ये है हमारी चौकी, इसको बोलेंगे चौकी, जो कि हाथी दांत की होती है। चौकी जो होती है वो हाथी दांत की होती है और छोटी सी होती है, जिसके ऊपर ये तार होकर जाता है, जिसपे से तार संभाला जाता है। और ये है आपका मनका। मनका यानी कि मोती। तारों को संभालने के लिए, सुर को देने के लिए जब हम यहाँ से टाइट करते हैं तारों को, तो फिर हम इन्हीं मोतियों से उसको थोड़ा ऊपर नीचे करके बिल्कुल राइट स्वर में लेके आते हैं। यानी कि हम बिल्कुल उन्हीं स्वरों में मिलाते हैं जो स्वर हमको गाने के लिए चाहिए। तो ये था हमारा मनका, यानी कि मोती, जो स्वरों को मिलाने के काम में आता है। और जो खूंटी होती है वो स्वरों को कसने, यानी कि तार को कसने के काम में आती है। जब यहाँ से तार कसेंगे तब ये बजेगा, टाइट होगा और बजेगा। फिर इन्हीं मोतियों से हम स्वरों का सूक्ष्म अंतर ठीक करते हैं। जो थोड़ा बहुत अंतर रह जाता है, जरा सा, कि यहाँ पे हल्का सा मतलब लगता है कि हाँ यहाँ थोड़ा सा कम लग रहा है, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो उन्हीं अंतरों को सही करने के लिए हम मनके का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आइए देखें। ब्रिज भी हो गया, चौकी भी हो गई। अब इसको बोलेंगे बच्चों, ये आपका हो गया डांड। डांड यानी कि ये लकड़ी का खोखला, एकदम खोखला होता है, एकदम खाली होता है। आपको देखने में ये भारी जरूर लगेगा, लेकिन ये छूने में, उठाने में बहुत ही हल्का होता है ये तानपुरा, इसलिए कि ये पूरा का पूरा अंदर से खोखला होता है। जो कुछ भी होता है इसके ऊपर होता है। ठीक है, तो ये डांड है जिसमें ये लौकी का कद्दू यानी कि ये तुम्बा लगा होता है और उसी से अटैच। अब यहाँ पे ये गुल होता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो तारों से अटैच होता है ये अंदर जाता है यहाँ पे, जिससे तार कसते हैं। यानी कि ये यहाँ से तार यहाँ तक कसा हुआ होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? गुल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिए। और डांड बच्चों, डांड और तुम्बे का जो जोड़ होता है उसे हम गुल कहते हैं। यानी कि डांड और तुम्बे का जोड़ को हम गुल कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ताकि वो इसे संभाल सके। तो यहाँ पे होता है हल्का हल्का धागा, यहाँ पे धागे का प्रयोग होता है। धागा, यहाँ पे हल्का होता है धागा। अब धागा क्यों प्रयोग किया जाता है? आप लोग को लग रहा होगा कि जब सारी चीजें तार पे ऐड है तो ये धागा हल्का सा क्यों यहाँ लगता है? धागा बच्चों तार को टाइट करने के लिए लगता है ताकि वो तार अपनी जगह से हिले ना। धागे का प्रयोग तार को कसने के लिए ही किया जाता है। और स्वरों में अंतर, जैसे अभी हमने बताया कि सूक्ष्म अंतर जो होते हैं वो मनका से ठीक किए जाते हैं, और जो उससे भी सूक्ष्म होते हैं उनका प्रयोग धागे का होता है। धागे से हम यहाँ पे टाइट करके इसे हम सही कर सकते हैं और तारों को यहाँ पे हम सूक्ष्म अंतर में मिला सकते हैं। बच्चों, धागे के प्रयोग से तारों में झनकार भी उत्पन्न होती है। मीन्स तार जो झनकते हैं, जो सुनने में अच्छे लगते हैं, मधुर लगते हैं, उनमें जो गूंज होती है वो थोड़ा धागे के प्रयोग से होती है। तो बच्चों, ये था आपका तानपुरा। आपका भारतीय शास्त्रीय संगीत में आपको सिर्फ और सिर्फ तानपुरे के बारे में लिखना है। तानपुरा आपके सिलेबस में है और इसे अच्छे से आपको याद भी करना पड़ेगा, और इसका फिगर बना के आपको उसको पार्ट में डिवाइड करके उसको आपको अपनी फाइल में लगाना भी है।
यानी कि जब आप फाइल आप बना रहे हो जो, उस फाइल में जब आप वाद्याध्याय में आओगे तो उसमें आप तानपुरे का चित्र बनाकर या फिर उसको पेस्ट करके उस पे आप पार्ट पार्ट को डिवाइड करके आप उसको लगा सकते हैं। और इसके बारे में कि ये तार क्या होता है, डांड क्या होता है, तार गहन क्या होता है, तुम्बा क्या होता है, तबली क्या होता है, ये सारी चीजें आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप अपनी फाइल भी तैयार कर लीजिएगा और जब आप फाइल में लिखेंगे तो आपको ये याद होता चला जाएगा। तानपुरे को साफा सा से मिलाते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ज्यादातर एग्जामिनर आपसे इस क्वेश्चन को पुटअप करते हैं कि तानपुरा मिलाने का स्वर क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो था आपका तत्वाद्य में आ गया। अब सुषिर वाद्य में हमारा इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम, शंख, जैसा कि हमने बताया था। बच्चों एक चीज और, शास्त्रीय संगीत में तानपुरे का, सितार का और तबले का वर्णन किया जाता है ज्यादातर, क्योंकि इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से ही ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये हमारे शास्त्रीय संगीत में केवल प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए आपको तबले के बारे में भी जानकारी ज़रूरी है, तानपुरे के बारे में भी जानकारी ज़रूरी है और सितार के बारे में भी जानकारी ज़रूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 तार होते हैं, किसमें, तानपुरे में 7 तार होते हैं सितार में। सितार पे हम आपको एक चीज़ और बता दें बच्चों, सितार पे तो जो सितार वाद्य होता है उसमें हम रागों को तो बजाते हैं, मतलब आप रागों को जानते हैं कि उसमें धुनें निकलेंगी, बजेगा, वो आवाज़ आएगी, तो हम उसको सुन के समझ सकते हैं कि वो क्या बज रहा है। लेकिन उसको कहते क्या है, उसको हम बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट पे बजाए जाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट पे बजाए जाते हैं वो छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जो छोटा ख्याल होता है और बड़ा ख्याल होता है वो हमारे गायन में प्रयोग होता है। लेकिन आपकी जो इंस्ट्रूमेंट में रागों से ही रिलेटिव जो चीजें होती हैं वो उसे बोलते हैं गते। क्या बोलते हैं, गते, यानी कि मसीद खानी गते और रसा खानी गते। एक होता है हमारा छोटा ख्याल और एक होता है हमारा बड़ा ख्याल, तो उसी को हम बजाते हैं तानपुरे पे, सितार पे, और उसी से ही हम पहचान सकते हैं। तो जिस तरीके से हम स्वरों को अपने गले के द्वारा, कंठ के द्वारा गाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कौन सी राग गा रहे हैं, उसी प्रकार सितार पे जब हम उन्हीं स्वरों को बजाते हैं तो वो क्या कहलाती है, गते। वो गतों के रूप में सितार पर बजाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और वीडियो समझ में ना आए तो फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, लेकिन आपको इसे कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। वाद्याध्याय हमने आपको इसीलिए बताया कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम वाद्याध्याय क्या है। वो मुझसे पूछ रहे थे कि वाद्याध्याय के बारे में मैम प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़ के समझिएगा। थैंक यू।